चाहे जो भी जीतता है वोट के आड़ से ही चुनाव जीतता है। चाहे ईवीएम में हेराफेरी करके जीते, उसमें भी वोट ही दिखाया जाता है, भगवान नहीं दिखाया जाता। ईवीएम में भी अगर हेराफेरी होती है तो भगवान है ना। चुनाव आयोग, और जो चुनाव आयोग से लड़ लेता है कोई चुनाव, लेकिन ओरिजिनल आप चुनाव वोट से जीतेंगे, वोटर लिस्ट के आधार पे जीतेंगे, और यही आज नहीं है आपके पास। आप कहां से चुनाव जीतेंगे? 100 जो कल के विधानसभा में 100 लोगों ने वोट किया, आज उसमें 40 लोगों का, 30 लोगों का, 35 लोगों का, 25 लोगों का वोट नामे गायब कर दिया गया। एसआईआर के आगे वादा पूरा किया ही किया, वादा पूरा किया ही। नारी सम्मान हाथरस में देख लीजिए, उन्नाव में देख लीजिए, दिल्ली में जो बेटियां हमारे देश का जो कि नाम बुलंदी पे गई, परचम फहराया देश का विदेशों में जाके, उनको रोडों पे घसीटा गया। उन्होंने वादा पूरा किया तो भाई तमाम जो है, कभी घोड़ी पे चढ़ने पर हत्या कर दी जाती है, कभी मूछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, कथावाचा को कभी मूत्र छिड़काव करके किया जाता है। वादा पूरा तो कर रही है ना सरकार। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, 2027 अब काफ़ी दूर नहीं है, बस चंद समय का फासला है कि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। अब होड़ मची हुई है कि कौन सरकार, किसकी सरकार, गठबंधन की सरकार या जो गठबंधन के अलावा है उसकी सरकार बनेगी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी कहती हैं कि मैं अकेली चुनाव लड़ूंगी और मैं जीतूंगी। मैं, अगर मेरा गठबंधन है तो समाज से गठबंधन है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर का भी बयान आया है कि अब 2 जून से पूरा जितना 403 विधानसभा सब जगह छाएंगे। और दूसरी तरफ सपा का अलग ही वो कह रहे हैं कि हम गठबंधन में, इंडिया गठबंधन जीतेगा। इसी मुद्दे पे मैं आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रमोद भारती जी हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, चुनाव का गणित है, कैसे देखते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 2027 का जो बिगुल बज चुका है, तो आप कैसे देखते हैं कि वहां पर योगी जी दोबारा आएंगे या कोई खेला होगा? सर देखिए, जो प्रदेश के हालात हैं और जो ग्राउंड पे पोजीशन चल रहा है, मैं सच्चाई ईमानदारी की बता दूं, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या अन्य जो भी दल है, अभी भी बीजेपी उन लोगों से भारी है। उसका कारण है, आप किसके दम पे चुनाव लड़ेंगे? सिर्फ चुनाव लड़ लेने से, लड़ने के लिए तो निर्दल भी लोग चुनाव लड़ लेते हैं, ये कोई मतलब नहीं होता। लेकिन चुनाव का मुख्य हथियार होता है वोट। जो एसआईआर के आड़ में वोट काटे गए, किसके वोट काटे गए हैं, उस पर ना बहन जी की चिंता हो रही है, ना चंद्रशेखर जी को चिंता हो रही है, ना कांग्रेस को चिंता हो रही है, और ना अखिलेश यादव। ये लोग चुनाव के बाद परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, आत्ममंथन करते हैं। चुनाव के पहले क्यों नहीं? जो हालात हैं ग्राउंड पे, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अभी 1 तारीख में गोरखपुर शादी में रहा हूं, ठीक है, और मैं 2 तारीख को लखनऊ में रहा हूं, उन्नाव भी गया हुआ था। मेरी ये व्यक्तिगत बात नहीं, ये पूरे समाज की बात है। बाबा साहब ने हमको हुक्मरान बनने का अधिकार दिया, तो किसके आधार पर दिया? वोट के अधिकार पे। और आज हमारे वोट की ही चोरी हो रही है, कभी ईवीएम के माध्यम से, कभी कुछ। अब देखा बीजेपी सरकार ने, अब ये देखा कि ये तो अब देख रहे हैं कि भारी पड़ता जा रहा है। इस लोकसभा चुनाव में जब वो बहुमत से नीचे गई, तो उसने एसआईआर का बहाना लिया, चुनाव आयोग को अपने अंडर में लेके, हाईजेक करके, है ना, और न्यायपालिका के माध्यम से लगातार एसआईआर के नाम पे वोट काटे जा रहे हैं। जब वोट ही नहीं रहेगा, आप चुनाव किस दम पे सरकार बना लेंगे? किस दम पे चुनाव एमएलए और भी आपको बन के आ जाएंगे? हवा में। आज नेता वही बन सकता है जो हर मुद्दे पे नजर पे नजर मिलाकर बात करे, वो नेता बन सकता है। सर, मैं कह रहा हूं, चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? डिक्लेयर कर दिया जाए कि बीजेपी जीतेगी। ऐसा है, ये प्रजातंत्र है ना, और एक तरह से चुनाव आयोग तो डिक्लेयर पहले ही कर देता है। आप देखते हैं ना, जैसे अभी बंगाल का चुनाव हुआ, मोदी जी ने क्या कहा? हम शपथ ग्रहण में आएंगे। एक प्रधानमंत्री ऐसी भाषा कभी नहीं बोल सकता, वो प्रधान सेवक है देश का। उसको ये कहना चाहिए कि चुनाव हुआ, शांतिपूर्वक हो गया, मतदान हो गया, शांतिपूर्वक हो गया, जो भी परिणाम होगा वो अपने देश का ही नागरिक, अपने देश का ही मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा, एमएलए बनेगा। लेकिन यहाँ तो सीधे पहले रिजल्ट घोषित कर दी जा रही है। फिर भी लोगों को आंख पे जो है कि चश्मा चढ़ा हुआ, नहीं समझ में आ रहा है कि हम करें क्या।
तो जनता वोट कैसे देगी? समाज में अगर जो आदमी वहां चुनाव लड़ने जाएगा, जो समाज की लड़ाई लड़ेगा वो जीतेगा, या मंदिर में जाके चढ़ा देंगे और भगवान जिता देंगे? जो भगवान के आड़ में चुनाव जीतते हैं वो जाने, ये तो हमें नहीं पता। हाँ। लेकिन हम जानते हैं कि हम वोट से चुनाव जीत सकते हैं। चाहे जो भी जीतता है वोट के आड़ से ही चुनाव जीतता है। हाँ। चाहे ईवीएम में हेराफेरी करके जीते, हाँ। उसमें भी वोट ही दिखाया जाता है। हाँ। भगवान नहीं दिखाया जाता। ईवीएम में भी अगर हेराफेरी होती है तो भगवान नहीं दिखाया जाता। जो दो भगवान भक्त होते हैं, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों भगवान के शरण में जाते हैं कि हमको जिताओ, तो कौन भगवान कौन सा कैंडिडेट को जिताएंगे? वो भगवान है ना? हाँ। चुनाव आयोग। और जो चुनाव आयोग से लड़ लेता है, हाँ। कोई चुनाव जीता। लेकिन वो तो पूजा पाठ कथा भागवत जो जाते कराते हैं, वो दिखावा है। हाँ। ओरिजिनल आप चुनाव वोट से जीतेंगे, हाँ। वोटर लिस्ट के आधार पे जीतेंगे, और यही आज नहीं है आपके पास। आप कहां से चुनाव जीतेंगे? 100 जो कल के विधानसभा में 100 लोगों ने वोट किया, आज उसमें 40 लोगों का, 30 लोगों का, 35 लोगों का, 25 लोगों का वोट नामे गायब कर दिया गया SIR के आड़ में। एक बताइए, जो भी योगी और मोदी ने वादा किया, सब वादा तो पूरा कर दिया ना, अब तो जीतना उनको जरूरी है, वो तो सारे जीतेंगे। हाँ, वादा तो पूरा किया ही किया, वादा तो पूरा किया ही। नारी सम्मान हाथरस में देख लीजिए, उन्नाव में देख लीजिए, दिल्ली में जो बेटियां हमारे देश का जो कि नाम बुलंदी पे ले गई, परचम फहराया देश का, विदेशों में जाके उनको रोडों पे घसीटा गया, उन्होंने वादा पूरा किया। तो भाई तमाम जो है, कभी घोड़ी पे चढ़ने पर हत्या कर दी जाती है, कभी मूछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, कथावाचा को कभी मूत्र छिड़काव करके किया जाता है। वादा पूरा तो कर रही है ना। आप पता नहीं कहाँ देखो, ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं ना, महंगाई बढ़ने से देखो कि जो पहले अगर एक घर में गांव में एक साइकिल मोटरसाइकिल से, अब देखो कितने मोटरसाइकिल बढ़ गए। और एक आदमी ने पूछ लिया, अगर ऐसी तरह से महंगाई बढ़ती रही तो लोग फिर हेलीकॉप्टर से चलेंगे। हाँ, सही कह रहा है ना ओम प्रकाश। ओम प्रकाश तो पहले एक जवाब दे देना कि जब भी अपने जात के लोगों की, वो समाज की तो राजनीति करता है, जात की राजनीति करता है ना? कि हम सुहलदेव वंशज हैं। सुहलदेव किस समाज के थे? पिछड़े एसी थे, ओबीसी थे, अनुसूचित थे, एससी एसटी, ये सब क्लियर नहीं करता है। आपको उसका एक ही भाषा रहा है कि हमें सरकार में ला दो, हम तुम्हारी बेटिया का दुर्गा बना देंगे। सिर्फ हम एक का सवाल बता दीजिए को कितने लोगों का आज तक दुर्गा बना पाए ओम प्रकाश राजभर जी? कितने करीब आते हैं? महंगाई से आपको नहीं फायदा नजर आ रहा है जैसे ओम प्रकाश करें? ओम प्रकाश को जरूर फायदा हुआ। अपने बेटे को नेता बना लिए, अपने 2 बार कैबिनेट मंत्री बन गए, है ना? 2-4 जो एमएलए अपना बना लिए, जो उनका कोष भर रहे हैं, उनको जरूर फायदा हुआ। लेकिन उनके जात के, उनके समाज के लोगों को फायदा कुछ नहीं हुआ। अब अपनी अगर फायदा होता, ओम प्रकाश राजभर एक ही बात बता देना, एक सड़क की वजह से अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिएगा। आप सरकार में रहते हो, आपकी इतनी क्षमता नहीं है जो कि विकास कार्य से जुड़ा हुआ। व्यक्तिगत आप पहले सिर्फ आप ही उस रोड पे चलेंगे, वो बनेगा तो पूरा समाज उस पर चलेगा। एक ही आपसे समझ रहा हूँ कि जिस तरह से मानव काशीराम जी, जो महाराष्ट्र में बाबा साहब को बात नहीं ले प्रचार प्रसार हो गया, वही काशीराम जी जो बाबा साहब की विचारधारा की सरकार यूपी में बना दिया, लेकिन जो धरती है बाबा साहब का महाराष्ट्र में, उसकी विचारधारा की सरकार महाराष्ट्र में क्यों नहीं बन पाई और यूपी में बना दिया मानव काशीराम जी ने? आपसी दलाली के चक्कर में ये जो नेता आप देख रहे हैं ना, ये नेता नहीं है, ये जाति और समाज के दलाल हैं। कौन? चाहे रामदास आठवले हो, चाहे वो जो भी नेता हो वहां के, सीधे सीधे मैं बोल रहा हूँ। ये बताइए, यूजीसी का मामला आया, रामदास आठवले की बोली निकली क्या? वो किसके अधिकार के लिए आ रहा था? समाज का ही तो, बच्चों की पढ़ाई की तो बात थी ना। उसमें आरक्षण भी नहीं था। उसमें यह था कि इनको मतलब एक भाईचारे का वातावरण उसका, उस यूजीसी के उससे हो, इनके साथ जो बेईमानियां होती हैं वाइस चांसलर प्रोफेसर या जिसके द्वारा, वो ना होने पाए, और ये निर्भीक होकर निश्चित होकर अपनी पढ़ाई करें, शिक्षा लें, और ये भी प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर बने। इससे रोकने के लिए यूजीसी आया कि लोग साथ अमानवीय व्यवहार न किया जाए, राहुल वेमुला और पायल तड़वी जैसी घटनाएं न होने पाए, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश पर यूजीसी का गठन हुआ, है, वो लाया गया, न कि किसी नेता विधायक का वो था। लेकिन आज जब उसका विरोध हुआ, क्या ये सरकार में रहते एक बार बोल पाए, सरकार पर दबाव बना पाए? सर भारती जी, इसलिए कि समस्या ये है कि इनको ये पता है कि अगर मैं इस बात को कह दूंगा तो हमारा मंत्री पद खत्म कर दिया जाएगा, हमारी चटकारता नहीं। ये तो अरबपति बनना चाहते हैं। समाज चाहे रोड पे कचरा भी नहीं, इससे इनको मतलब नहीं, सिर्फ समाज को ये लोग लालीपाप दिखाते हैं और जाके मनुवादियों को गोद में बैठ उनकी सरकार बनाकर और अपने आप को नेता बनते हैं। सर मैं बाबा साहब के परिवार की बात कर रहा हूँ। बाबा साहब के जो पोते हैं प्रकाश राव अम्बेडकर, यशवंत राव अम्बेडकर, ये दोनों भाई हैं। तो ये दोनों भाई अब एक नहीं हो सकते, तो समाज को कैसे एक करेंगे सर? ये तो सवाल आप उनसे पूछिए, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। यही चीज मैं अभी आपको मैं बताया हूँ।
बाबा साहब की बात मैंने बताया और यही नेताओं की बात मैं बता रहा हूं। जिस तरह से मोदी के सरकार बाबा साहब को प्रयोग कर रही, यूज कर रही है, जितना वो 5 तीर्थ बना रही है और बाबा साहब की यूज कर रही है, तो क्या ये परिवार के लोग बाबा साहब को यूज नहीं कर सकते, उसका अपना प्रयोग नहीं कर सकते थे, समाज को अपने पाले में ले आए? देखिए, समस्या ये नहीं है कि ये लोग एकजुट क्यों नहीं थे। समस्या जो आज के समय में दिखावे की है उसकी है। अगर दिखावा जो समाज की लड़ाई लड़ेगा वो कांसीराम साहब की तरह फकीरी भी धारण करना पड़ेगा, बाबा साहब की तरह त्याग करना पड़ेगा, मोह माया है ना, ये सारी चीजों से अपने आप को बहुत दूर करके तो ही वो बाबा साहब के मिशन को पूरा कर सकता है, लड़ सकता है बाबा साहब की और समाज की भलाई कर सकता है। ये जो भी आप चीजें दिखा रहे हैं ये लोग लालच बस हम बड़े रहे, बस समाज से लोगों को लेना देना। अगर समाज से लेना देना होता तो लोग समाज के लिए संघर्ष करते ना कि आपस में लड़ते। मैं आप यूपी में लाता हूँ आपको। बहन जी पूरी जिंदगी खपा दिया समाज के लिए, उनको देखो शादी नहीं किया और मानवर काशीराम का पक्का जो शिष्य हैं वो मिशन को चला रही हैं, तो क्या समाज बहन जी को भूल जाएगा? देखिए, आपके सवाल में कई बातें आ रही है। मैं कह दूं तो बहुत से लोगों को हजम नहीं होगा, सच्चाई जल्दी हजम नहीं होती। मैं भी बसपा का उस समय का रहा हूँ जब कांसीराम साहब ने साइकिल यात्रा निकाला। कांसीराम साहब जब पहली बार सरकार बनी बसपा गठबंधन की, उस समय वो लाल जिप्सी में बैठ के प्रचार कर रहे थे विधानसभा वाइज। कौन? कांसीराम साहब जी, है ना। और चौकी पे तख्ते पे खड़ा होकर भाषण देते थे, बड़े मंच की जरूरत थी। और सरकार बनने के बाद ही वो सामान्य कार्यकर्ताओं से भी वैसे ही मिलते थे जिस तरह सरकार बनने के पहले मिलते थे। कभी उन्होंने है ना उनसे कोई भी बात कर लो वो सुन लेते, फिर अपना वो डिसीजन देते। आज बहन जी का ये है तुम कुछ मत कहो, मैं कहूंगा वो डिसीजन सुनो। पहली बात। सेकेंडरी बात एक चीज आप बताइए, मान्यवर साहब की शिष्या है वो, इसमें कोई दूरा नहीं। उन्होंने मान्यवर साहब के साथ संघर्ष किया, इसको भी हम नहीं भूलते। वो एक अच्छी लीडर है, इसमें भी कोई दूरा नहीं। आयरन लेडी कहा गया, उसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन आज मैं एक ही सवाल बहुजन समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, वो सवाल मुझ पे भी लागू हो रही है कि कोई भी जब पिता या कोई भी अपने बच्चे को, अपने शिष्य को अपना भार सौंपता है तो इस उम्मीद से सौंपता है कि हमने जो विरासत पैदा की है अगर उसको बढ़ा ना सके तो कम नहीं पड़ना चाहिए। गलत तो नहीं कर रहे ना। आज मेरा एक ही सवाल है कि ये बहुजन समाज के लोग हमें ये बताएं कि जब मान्यवर साहब थे 12 राज्यों में हमारे एमपी है ना और विधायक वगैरह तब तो थे ही थे, वोट परसेंटेज हमारे बहुत अच्छे आ रहे थे। पूरा देश घबराया हुआ था, आरएसएस के माथे पर लकीरें खींची हुई थी, मनुवादियों को पैर कांपते थे। बसपा के नाम से अदर जो भी पार्टियां थी नाम सुनते ही लोग थर्रा जाते थे। किसी भी शूद्र समाज के किसी भी व्यक्ति को, वंचित समाज के किसी व्यक्ति को रे कहने तक से उनकी जुबान कांपने लगती थी। आज एमएलए की बात छोड़ दी जाने राज्यों में, वोट परसेंटेज हमारा कहां गया पता नहीं। एमएलए क्यों खत्म हुए कोई जवाब नहीं। जिस प्रदेश में हम लोग 4 बार मुख्यमंत्री बने आज वहां का वोट परसेंटेज कहां पे आ गया 9-10% पे आ गया, जहां कभी आप 30-32% को पाते थे। वोट परसेंटेज भी गया, आज आपका एक एमएलए आके रुका हुआ है। फिर भी अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। फिर भी आप कह रहे हैं कि हम कर लेंगे, क्या कर लेंगे आप। इस तरह से लोकसभा में भी आपने किया, सपा से गठबंधन 10 सीटें आई, जब आई फिर 0 पे आ गई, 0 से थोड़ा सा ऊपर उठी फिर 0 पे आई। विधानसभा में मुख्य विपक्ष की भूमिका थी, 19 सीट पे आ गई, 19 सीट से सीधे 1 सीट पे आ गई। और भी एक सीट उमाशंकर सिंह जो विधायक राष्ट्र के, वो अपनी कार्यशैली से, वो अपने कार्यशैली से पार्टी से तो कोई लेता है। वो खुद इतना अच्छा काम वर्क करते हैं, जनता के बीच में इतने मिलनसार है, इतने अच्छे मेधावी हैं, वो अपनी दिक्कत। ये बताइए आप कभी इस पर आत्मचिंतन नहीं करते क्यों? दूसरी बात कि 85% की आप रेखा खींच के चलते हैं, हम 85% की। अब तो सर्जन की बात करिए, 85 की कहाँ बात करती हैं, सर्जन की बात होती है। मेरी बात सुनेंगे आप, जब सर्जन से गए ना तभी आज पतन भी हुआ। तो सपोर्ट नहीं चाहिए, 85 का एक समस्या आप जीतोगे। ये बताइए
85% हाँ से आपका भला नहीं होगा हाँ और 15% से आपका भला हो जाएगा। आप हमको क्या बता दीजिए। चलिए ठीक है, आप सर्वे की बात करते हैं, हाँ वोट चाहिए हमें उनका। हाँ लेकिन जो आपका मुख्य बिंदु जो मैंने अभी बताया कि एक समय था कि रेप कहने से लोगों के चेहरे पर सिकन आ जाते थे, जीवा कांप जाती थी। आज वो लोग हमारे समाज को घोड़ी पे चढ़ने से रोकते हैं, मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, रोड से बारात जाने पर बैरिकेडिंग लगा दी जा रही है, हमारे बहन बेटियों के साथ लगातार बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं और शासन सूद नहीं ले रहा है। आपका देवर कहाँ चला गया बहन जी, आयरन लेडी ने। जब सच्चाई यह है, इस बात को हम आज भी कह रहे हैं कि अगर एक बार वो पुराने उस पर आ जाए फिर बहुजन समाज उठ खड़ा होगा। सर एक चीज बताइए, अब आप बहन जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बहन जी नहीं सही रास्ते पे चल रही है। अब तो देखो, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, चंद्रशेखर हो, सब मानव काशीराम का शिष्य बता रहे हैं। कौन है सर शिष्य मानव काशीराम जी का? ऐसा है, महापुरुष किसी एक का नहीं होता। हाँ। बाबा साहब कितने शिष्य बनाए थे? बाबा साहब ने कितना शिष्य बनाया था, जरा बता दिया आपके नॉलेज में? अरे जो उनके पालन उनके रास्ते पे चले वही तो शिष्य होगा। तो बस जब जगह तब सवेरा, इन लोगों को आज अगर लग रहा है ना कि कांसीराम सही थे, उनको अपना गुरु मानते हैं, तो हमारे लिए फक्र की बात है कि कल तक तुम नाम नहीं लेते थे, आज हमारे महापुरुष को अपना गुरु बना रहे हो। तो इसके लिए हमें चिंतन करना चाहिए कहां से हमारे अंदर कमी आई है ना, कि आज हम इस हाशिए पर हैं और दूसरा आदमी कह रहा है कि मैं उनका शिष्य हूं। तो क्यों ना मैं अपने आप को जो है कि आत्मचिंतन करूं और उस पर मजबूती से खड़ा हो जाऊं कि इनको करारा जवाब मिल जाए जी। इसके लिए बहन जी क्या कर रही है सुनिए। दूसरी बात, आप जहां तक संगठन की बात कर रहे हैं, आज भी बसपा का संगठन नहीं है। अरे जमीन पे काम कर रहे हैं। मेरी बात सुन लो यार। हाँ। हमने संगठन का काम किया, मैं कह रहा हूँ, चुनौती और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। आज जो भी इनके संगठन है रजिस्टर में दर्ज है। पहले जब सेक्टर का गठन में करने जाते उसको जाते एक गांव में जाते भैया हमको क्या करना है, बूथ का 10 जिम्मेदारी उससे मिली, कई तो गांव का नाम भी हम बताते अरे सुनो, अरे मेरी बात सुन लिया। किनकी गांव के बूथों का गठन हमने किया, कौन कौन लोग उसमें पदाधिकारी, उसमें बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ का नाम याद है ना, और उन रजिस्टरों की समीक्षा होती थी, ठीक है। और एक और बता दें, जब हम लोग संगठन में काम करते थे वहां जाते थे और जब बूथों के बारे में हम लोग बताते थे कि भैया फला आपको अध्यक्ष बना दिया गया, आपको सदस्य बना दिया गया, आपको उपाध्यक्ष बना दिया गया, आपको महामंत्री बना दिया गया, तो समाज के लोग बड़े फख्र से कहते थे कि हम पार्टी के बूथ के जो है अध्यक्ष हैं, है ना, बड़े खुशी अपने आप को जाहिर करते थे। आज मोबाइल उठाते हैं, एक चमचे को फोन करता है वहां का पदाधिकारी विधानसभा का, हाँ सेक्टर अध्यक्ष दी फला गांव का गठन करना है, 1 घंटे में सूची दे दीजिए, हो गया गठन। यही चल रहा है। अरे बहन जी के कार्य आपने देखी इतनी सख्त है कि अगर कोई अनुशासन नहीं करता तो बड़े बड़े पदाधिकारी को पार्टी से बाहर करते मिनटों में कर देती बाहर। एक चीज हम बताएं, कहने तो बड़ा बुरा लग जाएगा, ये चीज का मैंने बहुत पहले उल्लेख किया, उसमें ब्लॉक और तहसील और जिले का गठन होता था, ठीक ना, तहसील ब्लॉक और जिले का गठन होता था, उसमें सेक्टर ऑक्टर कुछ नहीं था। तब से हम लोग हैं बसपा। सुन लीजिए, हमारे यहाँ आर के चौधरी भी जा चुके हैं, राज बहादुर भी जा चुके हैं, आनंद यादव मानो विधायक ही रहे हमारे वहाँ, है ना, ये तमाम जो पुराने कटक नेता सब हमारे दरवाजे से जो इनका जनता दर्शन देख रहा था, है ना, उस समय एक लालगंज तहसील आजमगढ़ के लालजी मास्टर जी थे, वो मेरे साथ, हमने कमांड सब देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि बसपा को बेच रहे हैं सब, चलिए, और उन्होंने उसी समय कहा था कि देखिए बसपा सरकार में नहीं आएगी। कोई चीज ये जमीनी हकीकत, ये जमीनी हकीकत ग्राउंड की चीज मैं बता रहा हूँ। उसके बाद सरकार खत्म होने के बाद सुन लीजिए, जब 19 सीट मात्र रह गई, फिर उस सुधीर कुमार के साथ जो सेक्टर अध्यक्ष का पूर्व सेक्टर अध्यक्ष हो गया, गोरखपुर का जो घटना मैंने बताया, बीजेपी सरकार ने बुलडोजर लगा के फिर उसके बिना नोटिस के उसके मकानों को तोड़ दिया, सुरक्षित आबादी सुरक्षित व्यक्ति तोड़ दिया गया, कोई पदाधिकारी बोलने नहीं जा रहा ना। वो फिर मुझको फोन किया, साहब ऐसे हो गया, चलो मैं आता, मैं आया, मैं देखा, मैंने कहा मेरी क्षमता तो नहीं है, चलो मेरे साथ लखनऊ, हम लोग लखनऊ में आए, हमने कहा कि अब तो कोई माई बाप हम लोग कर रहा नहीं, सरकार तो है नहीं, विपक्ष में भी नहीं है, एक काम करो कि चलो हम चलते हैं बसपा कार्यालय, मैं बसपा कार्यालय गया, ठीक है, बसपा कार्यालय कहाँ, लखनऊ, गेट पे गया तो पूरा एकदम चाक चौबंद एकदम बंद है, एक चिड़िया भी अंदर नहीं जा सकती, वहां जो सिक्योरिटी बैठा हुआ था उसको मैंने बताया भैया ऐसी सी बात है, हम लोग यहाँ से आए हैं। कब की बात है ये 2000 जो पहली सरकार बनी थी, क्या नाम है, 2017-18, हमने कहा ऐसी सी बात,
और हम यहाँ से आए हैं, हम लोग अपनी पीड़ा लेके आए हैं। ये लोग हमारे जानने वाले रिलेटिव भी हैं और बसपा के पूर्व सेक्टर अध्यक्ष हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार जो भी हूँ बहन जी करके मैसेज चला जाए। उसने फोन से बात किया था, ठीक है, वो इतने पीड़ित थे, इतने डरे हुए थे को अपनी बात नहीं कर पा रहे। मैंने कहा सर ऐसा है कि समाज के लोग हैं, पार्टी के पूर्व सेक्टर अध्यक्ष के, और मेरा आपसे आग्रह है सर, इसमें तुम चुप रहो, तुम कौन होते हो? अब बताइए, हमारे समाज का व्यक्ति अगर अनपढ़ गंवा रहा है उसको नहीं, अगर मैं बता रहा हूं तो जिसे मालूम पड़े को जज बना हुआ वो फैसला सुनाएगा। रखो, तुम मत बोलना, तुम लोग बताओ। फिर उसने पूरी बात बताया। ठीक है चलो, तुमको फोन से हम बात करेंगे। हम लोग बाहर निकल रहे, उस बेशर्म को इतनी भी शर्म नहीं आई कि कम से कम पीड़ित है तो कम से कम कुर्सियां रखी है कार्यालय में, कम से कम कहे कि अच्छा ठीक है आप अपनी बात करना, पहले बैठो, पार्टी जाए बाद में, पहले समाज के हो। अरे मेरी बात तो समाज भी नहीं पिलाया कुछ नहीं। अब वहीं पे आज मैं सपा कार्यालय में गया, सुन लीजिए, जब मैं उसमें सपा बसपा गठबंधन का मामला चल रहा था, उस समय की बात है। फिर हम लोग सपा कार्यालय में गए, अंदर फाटक में गेट जिसे हम लोग खुला अंदर, जब बताया हम लोग तुरंत वॉचमैन खुद कहा सर ये कार्यालय पर भारी बैठे हुए आप जाइए, इनसे मिलिए। अलिया खाक सर ये लोग बहुत पूछा, लोग बहुत परेशान है सर। वो एक बार नहीं पूछा कि आप बहुजन के हैं कि दलित समाज के हैं कि ओबीसी समाज के, कुछ नहीं, पहले उसने बैठाया इज्जत, बैठिए आप, पहले बैठिए, पानी पिलाया, उसके बाद पानी मंगाया, पानी पिलाया, जब पी लिए उसके बाद कहा कि आप लोग को देख के महसूस हो रहा है कि आपको काफी परेशान है, आप लोग अपनी परेशानी बताइए, हमसे जो मदद होगी हम करेंगे। पूरी बात हम लोग बताए। उन्होंने देखा, तुरंत अपने जिला अध्यक्ष को फोन किया और लेटर लिखा वहां के डीएम को, कहा जितना संभव इन लोगों की मदद करना। अब आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पास फुर्सत नहीं है समाज को सुनने की, जिसको आपने बैठाया वो दोगले हैं, राज किस पे कायम करेंगे आप? इसलिए मुझको इस बात की पीड़ा है कि हम उस समय में आए हैं कि जब लोग झंडा लेकर के डर के मारे प्रचार करने नहीं निकलते, उस समय हम प्रचार करते थे, तो हमको इस बात की पीड़ा है। चलो ठीक है सर, अच्छी बात है कि आपने सच्चाई बताई। अगर हमारे जो पदाधिकारी बहन जी की तक जाएगी वो समझेंगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर एक कमियां है तो कमियां दूर की जा सकती है? ऐसा है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। आपको एक चीज मैं बता दूं कि कांसीराम साहब पार्टी ऐसे नहीं बढ़ी थी, चाहे सरकार में रहें ना रहें, धूप हो छांव हो बारिश हो सब कुछ हो, साधन संपन्न हमारी पार्टी नहीं थी। हमारी पार्टी के पास कोष नहीं था। जूता सीने वाला, हल चलाने वाला, मजदूरी मेहनत करने वाला 2 रुपया 1 रुपया 5 रुपये का चंदा देता था, और मान्यवर साहब उस पैसे पर 10-12 राज्यों में पार्टी का विस्तार करती है और बता दिया कि बहुजन समाज की ताकत क्या होती है। आज हमारी पार्टी साधन संपन्न है ना? धूप ओस पड़े तो भी हमारे नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तमाम गाड़ियां, लग्जरी व्यवस्थाएं सब कुछ है। फिर आज हमारी पार्टी का परसेंटेज इतना डाउन क्यों हुआ? अन्य प्रदेशों में आज हमारी साख क्यों गिरती जा रही है? क्यों आज हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है? कोई जवाब नहीं देने वाला है नेता। ट्वीट तो करते हैं ना बहन जी। म्यूट क्या, ट्वीट क्या मतलब होता है भाई? अरे आप नहीं काटते हैं भाई, वो हर कोई भी इसको जवाब देते हैं बहन जी के ट्वीट से। अगर कह दे तो बुरा लग जाएगा। हमको तो लग रहा है कि बहन जी ही कांप रही है। जानते हैं क्यों? अगर बहन जी कांप नहीं रही होती आज बसपा की हालात नहीं। ट्वीट क्या है भाई? ट्वीट का एक मैसेज देना होता है। अरे जितने अधिकारी थर-थर कांपते हैं, आपको पता नहीं उनके ट्वीट में कितना दम है? आप भी कांपते हैं, पैसा लेकर आए होंगे तो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, सीधी सी बात है। नहीं तो सच्चाई अगर सुनना है और सच्चाई अगर जानना है तो मेरे पास आया। आपके पास जवाब नहीं होता तो उल्टा मीडिया वालों को आप बुरा भला कहोगे आप। तो सच्चाई सुनिए ना, स्वीकारिए सच्चाई। इसलिए मैं पीड़ित हूँ, मैंने उस पीड़ा से गुजरा है, मैं उस संघर्ष का मैं साथी हूँ, तो मैं दिख करूंगा। लालजी को मुझको याद है, लालजी वर्मा कैबिनेट मंत्री थे, वन मंत्री बाजी की पहली सरकार में। अरे बहन जी सरकार बनाई और सारा हो जाएगा। अरे मेरी बात सुन लो, और कैबिनेट मंत्री होते हुए भी हमको याद है कि दर्री हम लोग बिछा के मीटिंग कर रहे थे और वो उस पर बैठ के हम लोग साथ मीटिंग की। और आज के नेताओं की कहानी है ना, वो बहुजन समाज की असली पहचान थी। और आज के नेताओं को ये देखते हैं कि कहाँ हमको मोटा माला मिलेगा, वहां बहुजन समाज पार्टी का नेता पहुंचता है। कहाँ अच्छा बड़ा मंच मिलेगा, वहां पहुंचते हैं। कहाँ हमको 2-4-5 हजार की भीड़ आएगी, वहां पहुंचते हैं। लेकिन पहले तो बहुजन समाज पार्टी के नेता कहाँ हमारे 5 लोग मिल जाएंगे, 50 की चिंता नहीं, 5 की चिंता थी, तो बहुजन समाज पार्टी आ जाके। अरे दलित पीड़ित जो बहुजन है कहाँ जाएगा अब 2027 में? लीजिए, हम आपको अपना रहनुमा माने, हमने आपको देवी और भगवान मान लिया, और आप को फुर्सत नहीं अपने चमचे और दलालों से समाज को सुनने की। अखिलेश भी तो नेता है, मैं किसी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ये आकाश सत्य की चीज मैं बोल रहा हूँ। चंद्रशेखर भी तो, अरे कितना भी दिया है आपने, कितना आपको दिया है, बता कर रहे हो। एक चीज बताइए, रसगुल्ला मलाई राजभोग सब खिलाने और उसके बाद मेरी हत्या हुआ बोलबे ना करें, तो आपके रसगुल्ले और मलाई का कोई मतलब है क्या?
हमारा हमारा उत्पीड़न और हमारा अत्याचार हो, आप बोलबे ना करें। हाँ, उस रसगुल्ले और मलाई का क्या हम अचार डालेंगे क्या? हाँ, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, उनकी इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो हम आपके भलाई का और आपके प्रशंसा का अचार डालेंगे क्या? हाँ, पीड़ित यहाँ पहुंच जाते हैं, अगर बहन जी नहीं जाती तो चंद्रशेखर पहुंचता है, हाँ चंद्रशेखर जहाँ हर जगह बिल्कुल अखिलेश जा रहा है, अखिलेश जा रहा है, उसकी टीम जा रही है। अभी हाँ, अभी इधर गाजीपुर चाय का हुआ था, उसकी टीम गई थी, वो गया था, 5 लाख दिया भी पार्टी को उससे अपने। बहन जी को क्या है, बहन जी को क्या है बताइए ना। अरे इतनी बड़ी नेता है, अब वो क्या जमीन पर जाए तब आपको लगा कि बहन जी किस बात की बड़ी नेता है? करते जा रही है? कहाँ से आप लोग बोल देते हैं किस बात की बड़ी नेता है बहन जी, ये बता दीजिए। बड़ी थी, वो मान्यवर साहब का संरक्षण था। अरे भाई आपको ये पता, राष्ट्रीय पार्टी है बीएसपी। बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी, हाँ हाँ, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नहीं। हाँ कांग्रेस भी है। राहुल का करता है। राहुल एक कहाँ जा रहे हैं? राहुल भाई बताइए, किस दलित के घर जा रहे हैं पीड़ित होने पे? दलित नहीं, वो अपने पार्टी मिशन के लिए हाँ, कहाँ जाते हैं, नाले में उतरते हैं, खेत में उतरते हैं, मजदूरों से बात करते वो हैं। नौकरी करते हैं। मेरी बात सुनिए ना, ये अच्छाई करती है तो कौन सा हमारी भला हो रही है आज के डेट में? बताइए ना, अत्याचार हमारे साथ हो रहा है, ये क्या कर रही है? आप कुछ मत करिए। मान्यवर साहब ने खुद कहा था कि मैं सरकार में आऊंगा या ना आऊं, लेकिन आंदोलन मेरा नहीं रुकना चाहिए। इन्होंने सबसे बड़ी आंदोलन पर ब्रेक लगाया है। किसको माने हम? समाज को जेल में बाबा साहब ने जो अधिकार दिया कि अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो तो आंदोलन करो। अरे समाज को जेल में डाले, समाज को वो रोज थाने का वो एक चीज बताइए, अगर यही चीज बाबा साहब सोचे होते, अपने 4 बेटों की आहुति नहीं देते, अपनी पत्नी की आहुति नहीं देते, और उसी से हमारा पति बन गए होते। चलो सर, बड़ा लंबी वीडियो हो रहा है, लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप मोदी की राजनीति और बामन मसराम की राजनीति में क्या फर्क मानते हैं? कि मोदी जैसे मुसलमान को कह रहे हैं कि मुसलमान विदेशी है, बामन मसराम का ब्राह्मण जो है विदेशी है, दोनों में की राजनीति को कैसे देखते हैं? ब्राह्मण तो विदेशी है, ब्राह्मण तो विदेशी है, यूरेशियन। मुसलमान विदेशी नहीं है? नहीं, इनके अत्याचार, अन्याय, इनके शोषण का शिकार मुसलमान है। सिर्फ शिया जो मतलब समुदाय है, बहुत कम संख्या में जो विदेशों से आया था, और जो हमारे जो सुन्नी जितने हैं वो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। तो आप बामन मसराम को समर्थन करते हैं? बिल्कुल 100%, इसमें कोई शक नहीं। चलो ठीक है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि मैं जितना भी आपके सवाल थे, कठिन से कठिन सवाल, बहन जी से लेकर चंद्रशेखर, बामन मसराम, अखिलेश यादव, ये सारे जो प्रश्न थे सभी इनसे सवाल पूछा, सब बेबाकी से उत्तर दिया। आप कैसे देखते हैं हमारी बातचीत, प्रतिक्रिया में जो बताएं, और आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट लिखें। और आप उससे थोड़ा सा विनती है, निवेदन है कि अगर आप हमारा काम पसंद है तो हमें आर्थिक मदद भी दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आर्थिक मदद ज्वाइन बटन को दबाएं। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली।